प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। करंट अफेयर श्रृंखला दिसंबर माह भाग 3, जिसमें आज हम 6 से 8 दिसंबर 2021 से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में असत्य कथन है। बात करते हैं, पहला है, रिपोर्ट को वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी किया गया। बी है, रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर 10% आबादी के पास कुल संपत्ति का 76% हिस्सा है। सी है, रिपोर्ट में मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका सबसे असमान देश व यूरोप में असमानता सबसे कम है। डी है, ये सभी कथन सत्य है। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के संदर्भ में ये सारे कथन जो है, ये सभी कथन क्या है, सत्य है। रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी की गई। और इस रिपोर्ट में बताया गया, दुनिया की 10% जो अभी अमीर आबादी है, उसके पास टोटल वेल्थ का 76% क्या है, हिस्सा होल्ड किए हुए हैं। और इसके साथ ही जो मिडिल ईस्ट है, मध्य पूर्व और नॉर्थ अफ्रीका सबसे ज्यादा असमान देश है। और यूरोप में असमानता सबसे कम है। यूरोप में असमानता सबसे कम है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया गया। इसका संबंध किससे है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी हाल ही में इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया गया है। इसका संबंध किससे है? तो ये जो शब्द है इन्फिनिटी बना है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से, फिनटेक से बना है। ये शब्द किससे? फिनटेक है। फिनटेक का अर्थ क्या हुआ? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या वित्तीय तकनीक से लिया गया है। तो इन्फिनिटी फोरम फिनटेक पर एक विचारशील नेतृत्वकारी मंच है, जिसके जरिए समावेशी विकास और मानवता की सेवा के लिए विश्व की जानी मानी प्रतिभाएं एक साथ आएंगी। और इसका विषय क्या रहेगा? इसका विषय रहा फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज, फिनटेक बियॉन्ड फाइनेंस, फिनटेक बियॉन्ड नेक्स्ट। और इसमें 70 से अधिक क्या है, देशों ने हिस्सा लिया है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। हाल ही में भारत ने जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बाद किस देश के साथ 2+2 वार्ता बैठक आयोजित की? भारत ऑलरेडी 2+2 वार्ता जो रक्षा और विदेशी संबंधों से संबंधित है, आयोजित की गई है। तो इन 3 देशों के साथ तो कर रहा है भारत, जापान के साथ, अमेरिका के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो 4th कंट्री कौन बन गया है जिसके साथ 2+2 बैठक आयोजित की गई? वो है रशिया के साथ। भारत ने अभी रशिया के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की है। रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर रहे। और इस दौरान क्या है कि 2+2 बैठक को आयोजित किया गया। नई दिल्ली में भारत व रूस के विदेश मंत्री व रक्षा मंत्रियों के बीच पहली 2+2 क्या है, वार्ता आयोजित की गई। भारत और रूस के संबंध बात करें तो 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। भारत और रूस के मध्य इस सदी के शुरुआत से यह तय हुआ कि 1 वर्ष भारत में और 1 वर्ष रशिया के अंदर क्या है कि वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो इस संदर्भ में 21वां जो सम्मेलन था वो न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। और 2019 के अंदर जो पिछली बैठक थी, 20 की बैठक नहीं हो पाई कोरोना के कारण, तो 19 की जो बैठक थी उसमें मॉस्को के अंदर यानी रूस के अंदर में क्या है कि ये बैठक आयोजित हुई थी, लास्ट बैठक। और उसके बाद जो है 21वीं बैठक भारत के अंदर आयोजित हुई। रूस भारत के सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है। और S-400 जो रक्षा प्रणाली है वो हमने रूस से लिए है। AK-203 असॉल्ट राइफल, इसके हेतु भी क्या है कि रशिया से समझौता हुआ है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। हाल ही में किस संसदीय वित्त समिति की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई? किस संसदीय वित्त समिति की 100वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई गई है? तो किसकी मनाई गई है?
पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पैक या लोक लेखा समिति की 100वीं वर्षगांठ क्या है कि अभी हाल ही में मनाई गई है। बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की। जो पैक है, पब्लिक अकाउंट समिति है, इसका गठन कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत 1921 में क्या है कि इसका गठन हुआ और 1921 से वर्तमान में 2021 100 वर्ष क्या है कि इस कमेटी को हो गई। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें तो 22 मेंबर 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके अध्यक्ष हमेशा, ये परंपरा है कि अध्यक्ष कहां से होंगे? विपक्ष से होंगे। विपक्ष से इसके अध्यक्ष होते हैं। और कार्य क्या है इसका? इसका कार्य है केग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, और सरकारी व्यय की समीक्षा करना इसका कार्य है। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं कि वर्तमान पैक्ट के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी पैक्ट के? ये आपको कहां बताना है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में पैक्ट के अध्यक्ष कौन है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। हाल ही में वर्ष 2021 व 2022 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा की गई। यह क्रमशः किन्हें प्रदान किया गया है? यानी 2021 के लिए और 2022 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो 2021 के संदर्भ में जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया जा रहा है असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन। असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को 56वां 2021 का दिया जा रहा है और 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी साहित्यकार दामोदर माउजी को क्या है प्रदान किया जाएगा। बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में, तो ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है और हर साल क्या है कि ये पुरस्कार दिया जा रहा है। किसके लिए? 8वीं अनुसूची की भाषाओं, जो 22 भाषाएं हैं, उसके साथ अंग्रेजी में 8वीं अनुसूची की भाषाएं प्लस क्या है कि एक अंग्रेजी में भी ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में ये पुरस्कार पहली बार अमिताभ घोष को ये पुरस्कार 2018 में मिला था। पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए की नकद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और वाग देवी यानी मां सरस्वती की कांस्य मूर्ति इसके साथ प्रदान की जाती है। यह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 2021 और 2022 दोनों के लिए इसकी घोषणा हो चुकी है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। सांस्कृतिक विशिष्टता को समर्पित हॉर्नबिल महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? विकल्प है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल। तो हॉर्नबिल महोत्सव, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है नागालैंड से। इसका संबंध किनसे है? नागालैंड से है। हॉर्नबिल क्या है? नगा विरासत की समृद्धि और को संरक्षित करने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए नागालैंड में प्रतिवर्ष हर साल क्या है हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका नामकरण क्या है? हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर, हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और हॉर्नबिल पक्षी की बात करूं तो ये IUCN की जो लिस्ट है उसमें वल्नरेबल यानी सुभेद्य की सूची में है। और हॉर्नबिल इन 2 राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश और केरल का स्टेट बर्ड भी है, राजकीय पक्षी में भी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल। और हॉर्नबिल महोत्सव कहां? नागालैंड में हर साल मनाया जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। निम्नलिखित में से असुमेलित है। विकल्प है आपके सामने। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 6 दिसंबर। तो कौन सा इसमें असुमेलित है? तो अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है जो कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को प्रति वर्ष मनाया जाता है। बाकी दोनों विकल्प सही है। मृदा दिवस 5 दिसंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3
दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इस साल यानी 2021 की थीम क्या है? इसकी थीम है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज टुवर्ड एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। ये इस साल की थीम रखी गई है 2021 की। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। अभी 6 दिसंबर 2021 को किसकी पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया? तो किन की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है 6 दिसंबर को? डॉक्टर भीमराव रावजी अंबेडकर, जिनको क्या है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, उनकी जो पुण्यतिथि है उसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और मृत्यु हुई है 6 दिसंबर 1956 को। प्रतिवर्ष उनकी जो पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और परिनिर्वाण क्या चीज है? बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है ये, जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद मोक्ष। इसका अर्थ है मृत्यु के बाद मोक्ष। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। निम्न में से किस राष्ट्र की सीमा काला सागर यानी ब्लैक सी से नहीं लगती है? विकल्प है रशिया, यूक्रेन, अजरबैजान, डी है तुर्की। तो किससे नहीं लगती है काला सागर की सीमा? तो रशिया से लगती है, यूक्रेन से भी लगती है और तुर्की से लगती है। अजरबैजान से क्या है, किसकी सीमा नहीं लगती है काला सागर की। बात करते हैं ब्लैक सी के बारे में। ब्लैक सी और इसका इलाका क्या है कि अभी जियोपॉलिटिकल रूप से इंपॉर्टेंट हो गया है। वो रीजन है रशिया और यूक्रेन के में बढ़ती जो जटिलता है संबंधों की, उसको लेकर पूर्वी यूरोप व पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। जो काला सागर है पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच में स्थित है। यह दक्षिण में पॉन्टिक, पूर्व में काकेशस और उत्तर में क्रीमियन की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, और काला सागर में आप देखें तो ये जो इलाका है, ये यूक्रेन का ये जो इलाका है ये है, ये क्रीमिया है, ये क्रीमिया प्रांत है जो विवादों में है। सीमावर्ती देश देखें तो रशिया है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, ये क्या है कि इसके सीमावर्ती क्षेत्र में इनकी सीमाएं लगती है। कैरिज जल संधि एजोव सागर से जुड़ा हुआ है। ये एजोव, सी ऑफ एजोव है, सी ऑफ एजोव, ये ब्लैक सी, और ये जो है ये है कैरिज, कैरिज जल डमरू या जल संधि स्ट्रेट जो है इनके बीच स्थित है। ये एजोव सागर और ब्लैक सी को जोड़ता है कैरिज जल संधि। और यहां पर क्या है, यहां पर है बास्पोरस, बास्पोरस क्या है जल संधि इधर स्थित है। टर्किश स्ट्रेट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये है काला सागर की स्थिति और इसकी वर्तमान में यूक्रेन और रशिया के संदर्भ में ये क्षेत्र चर्चा में है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को क्या है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस इस दिन क्यों मनाया गया? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण जो पुरस्कार है वो 14 दिसंबर 1991 को प्रथम बार दिया गया, पहली बार दिया गया था। तब से 14 दिसंबर को
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस पर क्या है कि ये पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार क्या है कि प्रदान किया जाता है। कौन प्रदान करता है? ये प्रदान करता है BEE यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो जो है, इसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 पर सैन्य अभ्यास एक्वेरिन। सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का संबंध किस देश से है? तो सैन्य अभ्यास एक्वेरिन अभी चल रहा है किनके बीच? भारत के साथ मालदीव, भारत और मालदीव के बीच यह अभ्यास चल रहा है, एक्वेरिन है। ठीक है, पिछले दिनों हमने पढ़ा था भारत और मालदीव के संदर्भ में, दोस्ती को पढ़ा था। अब दोस्ती के बाद एक्वेरिन भी क्या है कि भारत और मालदीव के बीच अभी चल रहा है। भारत और मालदीव एक्वेरिन अभ्यास का आयोजन 11वां ये संस्करण इसका 6 से 19 दिसंबर 2021 में मालदीव के कड्डू द्वीप पर ये क्या है कि अभ्यास आयोजित हो रहा है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। हाल ही में चर्चा में रहे ज्वालामुखी विस्फोट माउंट सेमरू, माउंट सेमरू का संबंध किस देश से है? ए है स्पेन, इंडोनेशिया, हवाई द्वीप, जापान। माउंट सेमरू अभी चर्चा में है और इसका संबंध किस देश से है? इसका संबंध है इंडोनेशिया से। सबसे ज्यादा जो वॉल्केनोज है, ज्वालामुखी है, वो इंडोनेशिया में आते हैं। ठीक है, बात करते हैं माउंट सेमरू पर। माउंट सेमरू इसे द ग्रेट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, द ग्रेट माउंटेन। और सबसे ज्यादा एक्टिव क्या है? वॉल्केनो है। जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है माउंट सेमेरू और ये इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। यहाँ विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी की सर्वाधिक संख्या है। तो ये कहां पड़ता है? ये जो रिंग ऑफ फायर है, जो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर में आता है इंडोनेशिया। और यहाँ पर रिंग ऑफ फायर क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एक्टिव ज्वालामुखी पाए जाते हैं। मिलते हैं, बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के संबंध में सत्य कथन बताने हैं। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र यानी सेंट्रल सेक्टर की योजना है। यह असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 आयु वर्ग श्रमिक जिनकी आय 15,000 रुपए तक है, यानी 15,000 रुपए या 15,000 से कम को प्रदान की जाएगी। इस योजना को LIC तथा CSC द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। वो फोर्थ है, सभी कथन सत्य हैं। तो ये सारे ही स्टेटमेंट क्या है कि राइट है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में इसका जो मिनिस्ट्री है श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% पैसा किसका है? 100% पैसा केंद्र सरकार का है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए है। और उसमें से 18 से 40 आयु वर्ग में जो श्रमिक है जिनकी आय 15,000 रुपए से कम है, वो क्या है कि एक निश्चित क्या है कि इसमें भुगतान करेगा। और इसके माध्यम से उनको 3,000 रुपए जो न्यूनतम पेंशन है उनको दी जाएगी। जब वो कब, कितनी उम्र में? 60 वर्ष के बाद। तो एक तरह से सोशल सिक्योरिटी ये स्कीम रहेगी। 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन बनेगी। इस योजना को LIC तथा CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये सारे स्टेटमेंट क्या है इस संदर्भ में सत्य रहेंगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। राजस्थान राज्य का प्रथम बियर रेस्क्यू सेंटर कहां स्थापित हुआ है? तो राजस्थान का सबसे पहला बियर रेस्क्यू सेंटर कहां स्थापित हो रहा है? नाहरगढ़ जयपुर में हो रहा है। ये नाहरगढ़ जयपुर में क्या है कि बियर रेस्क्यू सेंटर स्थापित हो रहा है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। राजस्थान में देश का पहला मोर अभ्यारण्य कहां स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला मोर अभ्यारण्य राजस्थान में कहां स्थापित हो रहा है? यह हो रहा है झुंझुनू। झुंझुनू में देश का पहला क्या है कि मोर अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। तो यहां पर प्रश्नों को विराम देते हैं। जय हिंद,
जय भारत।